हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम लॉ के अंदर डायरेक्टर चैप्टर रिवाइज कर रहे थे और अगेन आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करने वाले हैं एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। और मेरे जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो सेक्शंस हम रीड करने वाले हैं वो है 3-4 छोटे छोटे सेक्शंस हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन हम जो रीड करेंगे वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर में हम क्या रीड करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दो सेक्शन हैं, सेक्शन 164 और 167। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि 164 सेक्शन है वो ये बताता है कि डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब अगर कोई भी पर्सन 164 के अंदर डिस्क्वालीफाई है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी भी कंपनी में। लेकिन 167 क्या बोलता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है किसी कंपनी का, तो अगर 167 की डिस्क्वालिफिकेशन अराइज होती है तो उस केस में उसको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे सेक्शन 164। तो सब इसके टू पार्ट्स है फ्रेंड्स, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें कोई पीरियड फिक्स नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का, लेकिन सेक्शन 164(2) के अंदर 5 ईयर्स फिक्स पीरियड है। मतलब अगर किसी डायरेक्टर में 164(2) की डिस्क्वालिफिकेशन होती है, मतलब किसी भी पर्सन के अंदर, तो उस केस में यहाँ पर 164(2) के अंदर उसके डिस्क्वालिफिकेशन का जो पीरियड है वो 5 ईयर का है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम 164(1) को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो है अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है ऑब्वियसली वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट ये बोलता है अगर कोई पर्सन अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर किसी पर्सन ने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, एप्लीकेशन उसकी पेंडिंग है, तो उस केस में भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अगर कोई पर्सन है उसको कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस है इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, तो उस केस में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा, अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ और अबव की है तब वो इस कंडीशन के अंदर कवर होगा, ठीक है। एंड अगर ये जो इम्प्रिजनमेंट है वो अप टू 7 ईयर्स है तो 5 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। मतलब 7 ईयर्स एंड होने के बाद में 5 ईयर्स तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अगर उसको इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स से ज़्यादा की है तो उस केस में वो लाइफ टाइम किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं बन सकता। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट हुई है 6 मंथ और अबव की और अप टू 7 ईयर्स तक, तो जब भी उसका इम्प्रिजनमेंट का पीरियड खत्म होता है वहाँ से लेके 5 ईयर्स तक वो डिस्क्वालीफाई होगा डायरेक्टर बनने के लिए। लेकिन अगर उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 ईयर्स से अबव की है तो उस केस में वो लाइफ टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट ये बोलता है अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास कर दिए हैं तो उस केस में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने किसी कंपनी के शेयर्स की कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया है, ड्यू होने से लेके 6 मंथ तक उसने अगर पेमेंट नहीं किया है तो उस केस में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी कंपनी में। नेक्स्ट ये बोलता है अगर किसी पर्सन ने 188 का कोई डिफॉल्ट किया है, मतलब कि 188 सेक्शन होता है एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो आगे हम रीड करेंगे, तो अगर उसके अंदर कोई डिफॉल्ट किया है तो 5 ईयर्स के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन के पास में डिन नंबर नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और हमने एक अमेंडमेंट भी रीड किया था, एनी अदर नंबर प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास नहीं है, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट हम रीड करेंगे सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, जो क्या बोलती है। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है अगर कोई कंपनी है वो नॉट फाइल्ड एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में उस कंपनी के सारे डायरेक्टर हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। बेसिकली इसमें जो डायरेक्टर्स हैं एग्जिस्टिंग वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग है ये। इसमें क्या है बेसिकली, अगर कोई कंपनी है उसने क्या किया 3 ईयर्स तक उसने अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड लिखा हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे और लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी अगर 3 ईयर्स तक फाइल नहीं किए तो उस केस में उसके सारे के सारे जो डायरेक्टर हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स आपके लिए लिखे हैं, इसके थ्रू आपको आराम से समझ में आ जाएगा।
तो फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एफएस का मतलब, और एआर का मतलब है एनुअल रिटर्न। तो फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 3 साल तक फाइल किए, लेकिन एनुअल रिटर्न 3 साल फाइल नहीं किए, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे डायरेक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर फ्रेंड्स, ये कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट ईयर में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, सेकंड के अंदर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, और थर्ड में भी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, तो अभी उस कंपनी के डायरेक्टर से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और वर्ड का यूज़ हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस चार्ट के दूसरे पार्ट में ये बोलता है, अगर किसी भी कंपनी ने अपने डिविडेंड, डिपॉजिट और डिबेंचर के ऊपर अमाउंट या फिर जो भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है उसका पेमेंट नहीं किया 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो उस केस में उस कंपनी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो कोई भी अगर रिडम्पशन अमाउंट है या कोई भी इंटरेस्ट है जो ड्यू हो चुका है डिबेंचर, डिपॉजिट और डिविडेंड का, और कंपनी उसे 1 साल तक पेमेंट नहीं कर रही है, उससे ज़्यादा के लिए पेमेंट नहीं कर रही, तो उस केस में सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आई होगी। नेक्स्ट है कि अगर एक कंपनी के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाए 164(2) में या अदर किसी कंडीशन के लगने पे, तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको प्रमोटर अपॉइंट करेंगे उस कंपनी के जो भी वर्किंग्स है उसको कंडक्ट करने के लिए, लेकिन अगर प्रमोटर अपॉइंट नहीं कर पाते तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर उस कंपनी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी। अब ये कंपनी डायरेक्टर चाहे प्रमोटर अपॉइंट कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, तो उस केस में जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उनका टेन्योर कितना होगा। तो ये बोलता है टिल डायरेक्टर अपॉइंट बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। तो जब तक ये कंपनी की जनरल मीटिंग नहीं हो जाती और मेंबर्स नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर देते, तब तक वही डायरेक्टर काम करेंगे जो प्रमोटर ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन जो हम रीड करने वाले हैं वो है सेक्शन 167, जो कि है वैकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है कि अगर किसी 164 की डिस्क्वालिफिकेशन अराइज होती है, मतलब कोई डायरेक्टर अनसाउंड माइंड का हो जाए या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर जो भी अदर कंडीशंस वहाँ पे दी गई हैं, तो उस केस में उसको अपने ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इम्प्रिजनमेंट वाली कंडीशन है वो सेम एज 164 है, मतलब वही जो हमने रीड किया था 6 मंथ और अबव और अप टू 7 ईयर्स, वही वाली कंडीशन यहाँ पे सेम अप्लाई होगी। नेक्स्ट ये बोलता है कि अगर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर आ गए किसी डायरेक्टर के अगेंस्ट, तो उसको अपने ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये बोलता है कि अगर किसी डायरेक्टर ने अगर पिछले 12 महीने के अंदर जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं, मतलब लास्ट 12 मंथ में जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग कंडक्ट की है, अगर उसमें से एक भी मीटिंग उसने अटेंड नहीं की विदाउट सीकिंग लीव, मतलब रीज़न बताए बिना किसी नोटिस के उसने पिछले 12 मंथ की एक भी बीओडी मीटिंग अटेंड नहीं की, तो उस केस में भी उसको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये बोलता है सेक्शन 184, जो आगे हम रीड करेंगे, कि अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, कुछ भी उसका इंटरेस्ट है, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है या फिर उसके रिलेटिव के थ्रू जो भी इंटरेस्ट है उसको डिस्क्लोज करना होता है, तो अगर उसने अपना डिस्क्लोज नहीं किया इंटरेस्ट या इंटरेस्ट डिस्क्लोज भी नहीं किया और उसने मीटिंग अटेंड कर ली, तो उस केस में उसको अपना ऑफिस है वो वैकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये बोलता है सेक्शन 169 के अंदर अगर कंपनी रिमूव कर देती डायरेक्टर को, तो वहां पर भी उसका ऑफिस वैकेट हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर उसका रिमूवल हो गया है तो उसका ऑफिस वैकेट हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, रिमूव्ड इन द परस्यूएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसको समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल लिखा है, जैसे कि हमने नॉमिनी डायरेक्टर में पढ़ा था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या एनबीएफसी बैंक्स हैं वो अपने लोन की सिक्योरिटी के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टर को। तो अगर मान लो यहाँ पे XYZ कंपनी है जिसने देना बैंक से कोई लोन लिया एंड देना बैंक ने अगर कोई अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया मिस्टर ए, तो जब भी इसका पेमेंट हो जाएगा लोन का, तब यहाँ पे मिस्टर ए का जो ऑफिस है वो वैकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोविजन ऑफ लॉ की वजह से यहाँ पे जो ऑफिस है वो वैकेट हो रहा है डायरेक्टर का। तो ये पॉइंट बेसिकली यही बोलता है। नेक्स्ट, अगर कोई होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है और वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है इसीलिए वो सब्सिडरी कंपनी का भी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, तो उस केस में अगर वो होल्डिंग कंपनी से एग्जिट करता है तो सब्सिडरी से उसको ऑटोमेटिकली वैकेट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेक्शन जो हम रीड करने वाले हैं वो है रेजिग्नेशन अंडर सेक्शन 168। मतलब डायरेक्टर अगर खुद चाहे तो वो रिज़ाइन कर सकता है कंपनी से, तो उसके प्रोविजंस जो है उसके रिगार्डिंग रेजिग्नेशन के वो इस सेक्शन में दिए गए हैं। फर्स्ट ये क्या बोलता है, बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग डायरेक्टर में रिज़ाइन फ्रॉम द कंपनी। तो नोटिस देना पड़ेगा उसको राइटिंग के अंदर कंपनी को, और रिज़ाइन कर सकता है। यहाँ पे उसको हम बाउंड नहीं कर सकते कि रिज़ाइन नहीं करना, सिर्फ उसको लिख के देना है, किसी की परमिशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इस तरीके से वो रेजिग्नेशन दे सकता है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है कि जब भी कंपनी को रिज़ाइन का नोटिस मिला उसके विदिन 30 डेज कंपनी को 2 काम करने होते हैं। एक तो आरओसी के पास के अंदर
DIR 12 सबमिट करके ये बताना होता है कि ये जो XYZ डायरेक्टर है उसने हमारी कंपनी से रिज़ाइन कर लिया। इसके अलावा कंपनी को अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पोस्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है डायरेक्टर में ऑल्सो फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद अ डिटेल्ड रीजन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन इन फॉर्म DIR 11 टू द ROC। मतलब जो डायरेक्टर है वो खुद भी ROC को इन्फॉर्म कर सकता है फॉर्म DIR 11 के अंदर, एंड वो रीज़न बता सकता है कि किस वजह से उसने रेजिग्नेशन दिया, एंड यहाँ पर वो कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन है वो भी ROC को सबमिट कर सकता है। ये ऐसा क्यों बोला गया है कि मान लो कोई एक डायरेक्टर है, उसको अदर डायरेक्टर्स ने मिलकर टॉर्चर किया कि तू रेजिग्नेशन दे, तो उस केस में वो ROC को उसका रीज़न बता सकता है, या अदरवाइज भी अगर वो बताना चाहे और फाइल करना चाहे तो वो फाइल कर सकता है DIR 11 के अंदर। नेक्स्ट ये बोलता है इफेक्ट ऑफ रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन कहाँ से इफेक्टिव माना जाएगा, ये कंपनी डिसाइड नहीं करती, अदर डायरेक्टर्स भी डिसाइड नहीं करते। इसकी एक टाइम लिमिट दी गई है, वो क्या बोलती है, नोटिस रिसीव्ड बाय द कंपनी और द डेट मेंशन बाय डायरेक्टर इन द नोटिस। मतलब जब भी कंपनी को रिज़ाइन करने का नोटिस रिसीव हुआ और जो रेजिग्नेशन दे रहा है डायरेक्टर, उसने अपने रेजिग्नेशन लेटर के अंदर जो डेट लिखी है, दोनों में से जो भी लेटर होगी वहाँ से रेजिग्नेशन इफेक्टिव माना जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये बोलता है डायरेक्टर हु रिजाइन शैल बी लाइबल फॉर द ऑफेंसेज विच अकर्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मतलब ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्टर बहुत सारे फ्रॉड कर दे, बहुत सारे ऑफेंस कर दे, उसके बाद रिज़ाइन कर दे तो उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर जो भी उसने फ्रॉड किए हैं, जो भी ऑफेंस किए हैं, उसके लिए उसको लाइबल ठहराया जाएगा। ये प्रोविज़न बेसिकली यही बोलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।